नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान का सीएम धामी ने लिया फीडबैक, अधिकारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश, कहा आपदा में फंसे लोगों को तुरंत पहुंचाई जाए मदद। केंद्रीय दल ने लक्सर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, टीम ने गांव में जाकर किसानों से भी की बातचीत, मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। भू कानून की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने किया सीएम आवास कूच, पुलिस कर्मियों के साथ हुई तीखी नोकझोंक, सीएम धामी बोले जल्द पूरा होगा सशक्त भू कानून का वादा। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासी दलों में हलचल तेज, बीजेपी कर रही जीत का दावा तो कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की कह रही बात। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है। हरिद्वार, कोटद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में बारिश से काफी नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों से फीडबैक लिया, साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी जलभराव की स्थिति है या आपदा जैसे हालात है वहां पर लोगों की तुरंत मदद पहुंचाई जाए। 24 घंटों में काफी ज्यादा बारिश के कारण से, मानसून की अति सक्रियता के कारण से, जहां पौड़ी जनपद के कोटद्वार और उसके आसपास कोटद्वार, दुगड्डा इन क्षेत्रों में और नैनीताल में हल्द्वानी, काठगोदाम और उसके आसपास का क्षेत्र, इसी प्रकार से उधम सिंह नगर में जहां एक पुल भी थोड़ा अप्रोच उसका हट गया है, सितारगंज, खटीमा इन क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण से जलभराव हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर भी पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया हुआ है। तो उसी सब पर आज सभी जिलाधिकारियों से भी बात हुई है। सभी जो लोग मौके पर काम कर रहे हैं उनसे सभी से बचाव और राहत कार्य की समीक्षा ली है। वहीं भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में आपदा सचिव रंजीत सिन्हा ने बताया है कि जलभराव की वजह से कई इलाकों में फसलें तबाह हो चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 637 करोड़ का नुकसान का आंकलन लगाया गया है। हालांकि अभी तक ये जो आंकलन है वो पारंपरिक तौर पर सामने आया है, इसके आगे भी आंकलन किया जा रहा है। हमें डिपार्टमेंट से मिले थे पूरे, कल जो सीएम साहब के सामने उन्हें प्रेजेंट किया है, 637 करोड़ का नुकसान दिखाया गया। लेकिन अभी असेसमेंट चल रहा है, वो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है। 10 तारीख को फिर हमने बैठक 11 तारीख को रखी है सारे विभागों के साथ, इसमें सेंट्रल टीम जो आई है उनके सामने भी हम प्रेजेंट करेंगे कि कितना अब तक का क्षति हुआ है और मानसून अभी और होगा तो उसमें और बढ़ोतरी होगी। तो फिलहाल 637 करोड़ का नुकसान हमने उसको आकलन किया है। हरिद्वार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने दिल्ली से आई 10 सदस्यों की टीम लक्सर पहुंची। टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। केंद्र से आई टीम का नेतृत्व कर रहे एनडीएमसी के संयुक्त सचिव हर्ष गुप्ता के साथ ही जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल भी मौके पर मौजूद रहे। टीम ने गांव में जाकर किसानों से भी बातचीत की, उन्होंने उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि यह रिपोर्ट तैयार होने के बाद केंद्र को सौंपी जाएगी। एनडीएमसी की टीम है भारत सरकार की और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी आए हुए हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर भारत सरकार में। तो इनके देख रेख में जितनी उनकी टीम है लगभग 10 मेंबर्स इसमें साथ में हैं। तो पूरे जनपद में जो भी क्षति हुआ है, अभी 11 और 13 तारीख को जो बारिश हुई है तो उसका जायजा लेने आए हुए हैं। तो आज हम लक्सर सब डिवीजन में आए हुए हैं। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने प्रदेश में भू कानून और मूल निवास को अनिवार्यता किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे राज्य आंदोलनकारियों को कई सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिला। भू कानून और मूल निवास की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास कूच किया। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे लोगों ने पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में मूल निवास और भू कानून लागू किए जाने की मांग की है। आज प्रदेश के जो युवाओं का भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य जो धीरे धीरे अंधकार में हो रहा है, उसको देखते हुए हमारे आंदोलनकारी मंच ने पूरे प्रदेश से आंदोलनकारी साथियों और अन्य सभी संगठन के सहयोग से मुख्यमंत्री आवास घेराव की घोषणा की थी, जिसमें कि मूल निवास 1950 और
प्रदेश के नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, हिमालय राज्य जो कि उत्तराखंड भी है, सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में धारा 371 और मूल निवास है और ये अपना भू कानून है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे प्रदेश में हिमालय राज्य होने के बाद भी मूल निवास और धारा 371 लागू नहीं है, ना भू कानून है। जो 250 मीटर का खंडूरी सरकार में था भी, उसको भी हमारी पिछले 18 की सरकार में, त्रिवेंद्र सरकार ने खत्म कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भू कानून की मांग और मूल निवास की अनिवार्यता को लेकर प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों को कहा है कि भू कानून को लेकर सरकार ने जो वादा राज्य की जनता से किया है उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। सरकार सशक्त भू कानून प्रदेश में जरूर लागू करेगी। सीएम ने बताया कि भू कानून पर सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है और जल्द ही उस पर फैसला लिया जाना है। देखिए, भू कानून और एक सख्त जो है उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार का कानून बने, उसका हमने अभी सोमोटो कैबिनेट में मंत्रिमंडल ने इसको पारित कर दिया है कि हम एक कड़ा कानून यहाँ पर लाने वाले हैं और उसकी हमारी तैयारियां चल रही हैं। पहले से भी जो हमारे मुख्य सचिव थे सुभाष कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी, उस कमेटी की भी रिपोर्ट आ गई है। सभी का अध्ययन करने के बाद हम उत्तराखंड के अंदर सख्त भू कानून की ओर बढ़ेंगे। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक दलों में भी उपचुनाव को लेकर तैयारी अब तेज हो चुकी है। भाजपा और कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है और कब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जाएगा, आइए इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बागेश्वर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान, सियासी दलों की तेज हुई तैयारी, उपचुनाव में कौन किस पर पड़ेगा भारी। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन से खाली हुई बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 सितंबर को बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 8 सितंबर को मतगणना होगी और 10 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। वह चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद सभी की नजरें बीजेपी की तरफ लगी हैं कि आखिर बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कब करेगी। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 1-2 दिन के भीतर होगी, जिसके बाद केंद्रीय हाईकमान को उम्मीदवारों के नाम भेजे जाएंगे। देखिए, 1-2 दिन के अंदर हम स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक करेंगे और जो भी प्रत्याशी ने जिन्होंने दावेदारी की है उनके नाम का पहला हम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे। 1-2 दिन के अंदर विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। नहीं, वो पहले से ही चूँकि एक्सपेक्टेड ही था कि चुनाव होना है, इसलिए सारी तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की तरफ से भी और मैं समझता हूँ पार्टियों की तरफ से भी। वही बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस का कहना है कि उनकी तैयारियां उपचुनाव को लेकर पूरी हैं और कांग्रेस के पास उपचुनाव में मुद्दों की कमी नहीं है। कर देंगे 15 से पहले जो भी करना है और हमारे नॉमिनेशन की डेट तो सुजागे ही हम करेंगे। अभी मेरी दिल्ली बात होनी है, कुछ सीनियर लीडर से हम लोग बातचीत करेंगे क्योंकि कल ही ये डिक्लेयर हुआ है। इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग। हमारी तैयारियां पूरी हैं। हमारे सारे फ्रंटल प्रकोष्ठ के अध्यक्षगण अपने अपनी टीमों के साथ वहाँ दौरे कर चुके हैं। प्रभारी हमारे नियुक्त हुए हैं और मैं और यशपाल आर्य जी स्वयं वहाँ मीटिंग करके कार्यकर्ताओं से बातचीत करके आए हैं और हमें उम्मीद है कि इस बार मुद्दे भी बहुत हैं। अमूमन जिस पार्टी की सरकार होती है, उपचुनाव में जीत उसी की देखने को मिलती रही है। ऐसे में बीजेपी जहां बागेश्वर उपचुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुद्दों के बलबूते जीत हासिल करने की बात कह रही है। ऐसे में देखना होगा कि दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कब तक किया जाता है और कौन सी पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में जीत हासिल करती है। भारत छोड़ो आंदोलन की 81वीं बरसी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और सभी आंदोलनकारियों को याद किया। महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा है कि 8 अगस्त को मुंबई में कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के संघर्ष का सबसे बड़ा और व्यापक आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया गया था। इसके बाद 9 अगस्त को पूरे देश में अंग्रेजों भारत छोड़ो के स्वर गूंजने लगे थे। गांधी जी ने इस आंदोलन के लिए ही लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। के समय का सबसे बड़ा आंदोलन जो एक क्रांति दिवस के रूप में आज हम लोग बना रहे हैं, 1942 में महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, और ये सबसे बड़ा आंदोलन था देश की आज़ादी को लेके। आज हम यहाँ नमन करने आए हैं सब लोगों के साथ, कांग्रेसियों के साथ, महानगर कांग्रेस कमेटी के साथ, और साथ ही साथ वो समस्त जो वरिष्ठ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो शहीद हुए हैं और जिनकी वजह से आज हम एक आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, उन सबको आज हम लोगों ने नमन किया है, श्रद्धांजलि दी है। और आज हम भारत में अगर घूम रहे हैं, आराम से सांस लेते हैं, उन्हीं की वजह से है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि और नमन करने उनके लिए आए हैं।
वहीं हल्द्वानी के काठ गोदाम में भारी बारिश के चलते कलसिया नाला उफान पर है। नाले के आसपास बसे लोग नाले में आए बारिश के पानी की चपेट में भी आ गए। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने वक्त रहते मकानों को खाली कराया है, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। आपको बता दें कि लोगों के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। मौके पर पहुंचकर जिलाधिकारी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। प्रभावितों की जरूरतों को लेकर डीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। कल रात्रि को भारी वर्षा हुई है। इसमें आपका पुलिस ने तत्परता से, प्रशासन और पुलिस ने मिलकर तत्परता से कार्रवाई करते हुए वहाँ 250 लोगों को वहाँ से निकाल लिया था घरों से, जिसकी वजह से कोई जनहानि सामने नहीं आई, लेकिन 6 मकानों में डैमेज हुआ है। कल जब बरसात हुई है वो काफ़ी लगभग 300 mm से भी ज़्यादा बरसात जो है 3 या 4 घंटे के पीरियड में हल्द्वानी काठ गोदाम वाले क्षेत्र में हुई है। उसकी वजह से जो हमारे मुख्य रूप से जो 2 नाले हर साल प्रभावित करते हैं क्षेत्र को, रक्सिया नाला, कलसिया नाला, उनमें जल भराव बहुत ज़्यादा हो गया। पानी बड़ी फ्लो के साथ, मलबे के साथ पानी ऊपर से आया और उसके किनारे जो घर बसे हुए थे उनमें अभी जो रिपोर्टिंग है वो 4 घर पूर्णतः डैमेज होने की सूचना मिली है। इसके अलावा एक सर्वे जो है दोनों साइड से एक टीम लगाकर सर्वे शुरू करा दिया है। कुछ घर ऐसे भी नज़र आ रहे हैं, अभी मैंने देखा, जो शायद काउंट नहीं हुए होंगे, वो पूरी तरह गिर गए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में युवा तेजी के साथ नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। प्रदेश में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और इन युवाओं को नशे की ओर धकेलने के लिए विशेष समुदाय पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर किस आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। उड़ता पंजाब की दिशा में उत्तराखंड। प्रदेश में फल फूल रहा नशे का कारोबार। नशे की गिरफ्त में आ रहे युवा, नशे की गिरफ्त में धकेलने का विशेष समुदाय पर आरोप। उत्तराखंड के युवा तेजी के साथ नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। इसके लिए आरोप विशेष समुदाय के लोगों पर लगाया जा रहा है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ ने करीब 90 ड्रग्स माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें 95% माफिया विशेष समुदाय के लोग हैं, जिस पर अब हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी इन पर सवाल उठाने लगे हैं। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि ड्रग्स माफिया ड्रग्स से मिले पैसों को लव जिहाद और आपराधिक फंडिंग में उपयोग कर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरा बन रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश को साल 2025 तक ड्रग्स फ्री बनाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रदेश पुलिस लगातार ड्रग्स माफियाओं के मंसूबों पर पानी फेर रही है। प्रदेश में पिछले 3 सालों में करीब 65 करोड़ की ड्रग्स पुलिस ने पकड़ी है, जिसमें करीब 4000 अपराधियों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। वहीं पुलिस ने 90 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो एएनटीएफ बनाई गई है स्टेट लेवल पर, जिला लेवल पर, उसके बाद काफ़ी सफलताएं मिली हैं। हमने लिंकेजेज भी जोड़े हैं आगे और पीछे के, और दूर तक जाकर के इनके ऊपर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू किया है, बरेली वगैरह के जो ड्रग माफिया हैं। तो हमें काफ़ी सफलताएं मिली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारा मिशन है मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, 2025 तक ड्रग फ्री देवभूमि, तो तब तक हमें इस मिशन को उपलब्ध करने में मतलब मिशन में सफलता हासिल करने में सफल होंगे। मैक जो है वो सारी की सारी बरेली, अभी तक जितने बड़े लोग पकड़े हैं वो बरेली साइड से आ रही है। तो वहाँ पे हमने वहाँ भी रेड्स करी हैं और वहाँ के अपराधी भी पकड़े हैं और आगे भी हम इन पर शिकंजा कसेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में ड्रग्स पहुंचाने के 3 रास्ते उजागर हुए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा बरेली से उत्तराखंड में ड्रग्स पहुंचाया जाता है। इसके बाद हरियाणा और उत्तराखंड के कई फार्मा कंपनियों के स्क्रैप से भी नशे के सामान तैयार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में जिन ड्रग्स माफिया के नाम उजागर हुए हैं उनमें अकील पुत्र अली हसन सहसपुर देहरादून से, इल्ताफ अहमद पुत्र इशाक विकासनगर देहरादून से, शेरदीन पुत्र नजीरुद्दीन सहसपुर देहरादून, सलमान खान पुत्र महबूब खान विकासनगर, राशिद उर्फ तौफिक पुत्र अनवर पटेल नगर देहरादून, शहनवाज पुत्र नफीज उधम सिंह नगर। प्रदेश में बढ़ते नशे के कारोबार और इस कारोबार को चलाने वाले विशेष समुदाय के लोगों के नाम जिस तरह से सामने आए हैं, ऐसे में अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर उत्तराखंड के युवाओं को नशे में धकेल कर क्या उत्तराखंड को भी उड़ता पंजाब बनाने की तैयारी है। वहीं एसटीएफ ने 2 सालों से बाजपुर में चल रहे अवैध असलहे फैक्ट्री पर
छापेमारी की है और उस फैक्ट्री का खुलासा किया है। एसएसपी एसटीएफ ने बताया कि बाजपुर के एक घर में अवैध असलहे की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने मौके पर 100 से ज्यादा असलहा और 6 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, तमंचे, कारतूस, मैगजीन बरामद किए हैं। पुलिस ने फैक्ट्री चलाने वाले 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। आरोपी उत्तराखंड के अलावा हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में असलहों की तस्करी करते थे। देखिए, कुछ समय पूर्व एसटीएफ को सूचना मिली थी कि बाजपुर उधम सिंह नगर क्षेत्र में एक अवैध हथियारों की बनाने की फैक्ट्री संचालित हो रही है। तो उसी सूचना पर हमारी टीम, जो कुमाऊं की टीम थी, उसने काम करना शुरू किया और उस सूचना को डेवलप करने का प्रयास किया। उसी क्रम में कल एक बड़ी सफलता हमको हासिल हुई है और एक बड़ी हथियारों के अवैध असलाहों की फैक्ट्री चल रही थी बाजपुर क्षेत्र में, उसको बस्ट किया गया है। वहां से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। और डिफेंस की शराब समझकर उसका सेवन करने वाले जवान और आर्मी ऑफिसर सावधान हो जाए। देहरादून पुलिस ने मैकडोवेल ब्रांड की फर्जी लेबल लगी 28 शराब की पेटियां बरामद की है। पुलिस ने डिफेंस के नाम पर फर्जी स्टिकर लगाकर चंडीगढ़ शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी क्राइम मिथिलेश कुमार ने बताया है कि इस गिरोह का मुख्य सरगना जो है वो आरा घर स्थित आर्मी कैंटीन का हेड है, जो कि फरार चल रहा है। आरोपी शराब को रिटायर्ड आर्मी जवान और पहाड़ी क्षेत्रों में सप्लाई करता था। ये 5 लोगों का गिरोह था जो पिछले करीब 1 सालों से सक्रिय था और कल थाना रायपुर पुलिस को जैसी सूचना मिली तो इन लोगों ने 3 टीमें बना करके अपनी जगह जगह पे चेकिंग की। तो एक संदिग्ध 2 स्कूटी से आते हुए दिखाई दे, तो उनको रोक करके जब पूछताछ और चेक किया गया तो उनके पास से 5 पेटी चंडीगढ़ मार्का शराब मिली और उस पर जो लेबलिंग थी अलग थी और आर्मी की स्टिकर भी लगे हुए थे। और जब उनसे पूछताछ की गई तो उनके बैग में भी जो स्कूटी में बैग रखे थे वहाँ भी करीब 32 स्टिकर से मिले। और पूछताछ के बाद इनको पटेल नगर का जो इनका गोदाम था, जो कि किराए पे ले रखा था, गोदाम से करीब 21 पीटी वहाँ भी चंडीगढ़ मार्का मिली, जिसपे लेबलिंग अलग अलग ब्रांड की थी। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान का सीएम धामी ने लिया फीडबैक। अधिकारियों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। कहा, आपदा में फंसे लोगों को तुरंत पहुंचाई जाए मदद। केंद्रीय दल ने लक्सर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। टीम ने गांव में जाकर किसानों से भी की बातचीत, मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। भू कानून की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने किया सीएम आवास कूच। पुलिस कर्मियों के साथ हुई तीखी नोकझोंक। सीएम धामी बोले, जल्द पूरा होगा सशक्त भू कानून का वादा। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर सियासी दलों में हलचल तेज। बीजेपी कर रही जीत का दावा तो कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की कह रही बात।